सोशल मीडिया पे ना एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। एक ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर राहुल बल्हारा, इन्होंने ना एक टीचर पे ना शराब के गिलास से हमला किया, कांच के टुकड़े हो गए और चोट लगी उस टीचर को। तो यहां पे ना एक कोट याद आता है, इफ यू वांट टू टेस्ट ए मैन कैरेक्टर गिव हिम द पावर। इतिहास में देखो आपको ना दो तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एक तरफ महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे हिस्टोरिकल फिगर्स, जिनके पास में ना बहुत पावर थी, जिनके एक इशारे पे लाखों करोड़ों लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते थे, अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। बट देखो इन लोगों ने ना अपनी पावर्स का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया, ये अपने प्रिंसिपल्स के प्रति ना कमिटेड रहे। दूसरी तरफ देखो हिटलर और स्टालिन जैसे लीडर्स हैं जिन्होंने ना पावर का दुरुपयोग किया और लोगों को बहुत दुख दिया। समझे? मतलब पावर जो है वो देखो एक दो धारी तलवार है। अच्छी चीजों के लिए पावर का इस्तेमाल हो सकता है और दूसरी तरफ तबाही का रास्ता भी बन सकती है पावर। देखो जैसे सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं, एग्जाम क्रैक करने से पहले एथिक्स में बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं कि मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोगों का भला करना है और वो लोग जो पिछड़ गए हैं, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन एक कड़वी सच्चाई देखो ये है, सिलेक्ट होने के बाद ना ज़्यादातर जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना वो उन बातों को भूल जाते हैं जो उन्होंने लिखी थी एस्पायरेंट फेज के दौरान अपनी आंसर राइटिंग में। ज़्यादातर सिविल सर्वेंट्स उन बातों को भूल जाते हैं क्योंकि उस समय उनको पावर मिल जाती है और पावर जो है ना वो करैक्टर को रिवील करती है। डेट आज की देखो 9 दिसंबर 2024 है। काफ़ी ज़बरदस्त डिस्कशन आज की रहेगी। आज टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, आजकल ना लोग अपने लाइफ माइलस्टोन्स को डिले करते हैं, जैसे लेट शादी करना, लेट जॉब। ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है? हमारे पेरेंट्स के समय में तो 15, 16, 17 साल तक लोग सेटल डाउन हो जाते थे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज सीरिया से संबंधित, सीरिया में क्या कुछ हो रहा है, क्या रिपरकशंस हैं। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डीकपलिंग से संबंधित, एब्सोल्यूट डीकपलिंग, रिलेटिव डीकपलिंग, वो भी अच्छा आर्टिकल है, इकोनॉमिक ग्रोथ और एमिशन के बीच में रिलेशन। और लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्किल्स सिखाओ जनता को लेकिन गेमिफाई करके और सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग की सहायता से। ये 2 आर्टिकल्स द हिंदू के हैं, बाकी 2 अलग अलग न्यूज़पेपर से हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। मॉडर्न एजुकेशन और लाइफ माइलस्टोन्स के बीच में गैप बढ़ रहा है। समय के साथ साथ हमारे गोल्स, एक्सपेक्टेशंस और प्रिपरेशन पैटर्न्स कैसे बदल गए हैं। डोंट वरी, बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज के समय में ना हम एक चीज नोटिस करते हैं, बहुत सारे लोगों की जो एज है ना वो 30, 35 या कई बार 40 भी हो जाती है, लेकिन वो लोग ना सिर्फ फिगर आउट कर रहे होते हैं कि लाइफ में करना क्या है, क्या करना है लाइफ में, दूर क्यों जाएं। इवन देखो मैंने भी आपको काफ़ी बार बताया है कि 5 अटेम्प्ट लिए, तब तक एज कितनी 32 तक हो गई थी। हाँ, लास्ट अटेम्प्ट मैंने लिया नहीं, ले सकता था, लास्ट अटेम्प्ट लिया नहीं। फिर मैंने सोचा कि टीचिंग को परस्यू करूंगा, इट इज़ माई पैशन। तो ये लेट ही है, बहुत सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स का सिलेक्शन लेट होता है, तो ये नई रियलिटी है। लेकिन देखो हमारे पेरेंट्स के ज़माने में ना ऐसा नहीं होता था। पहले ना चीज़ें सिंपल थी, एक इंसान को ना सिर्फ बेसिक स्किल्स हासिल करनी होती थी, जैसे फार्मिंग, हार्वेस्टिंग या फिर कपड़े बुनना। तो लोग ना ये स्किल्स सीख लेते थे, जल्दी से जल्दी काम पर लग जाते थे, उनकी शादी हो जाती थी और परिवार बढ़ जाता था छोटी एज में ही। लेकिन देखो आज लाइफ स्पैन बढ़ गया है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ गई है, क्योंकि इलाज अच्छा उपलब्ध होता है, इसलिए इंसान आज के समय में ज्यादा जीता है। अलग अलग देशों में अलग अलग सिचुएशन है, इंडिया में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 70 से थोड़ा कम है ना। तो देखो आज के समय में हम ज्यादा जीते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि यार अभी बहुत टाइम बचा है, अभी तो बाद में मतलब ज्यादा जिएंगे, अभी तो फिगर आउट कर लेते हैं लाइफ में करना क्या है। इस चक्कर में काफी ज्यादा लेट हो जाते हैं, 30, 35, 40। लेकिन देखो आप पास्ट के एग्जाम्पल देखिए,
अलेक्जेंडर आइंस्टाइन का एग्जाम्पल तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हमारे हीरो भगत सिंह का एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा। इतनी छोटी उम्र में, उनकी एज 23 साल थी ना शायद, 23 साल की एज में उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया, करोड़ों लोगों के लिए इंस्पायरेशन बन गए। मतलब बहुत बड़ा काम उन्होंने किया इतनी छोटी एज में। अब आप बाकी एग्जाम्पल्स देख लीजिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनकी उम्र भी बहुत छोटी थी, वो अर्ली 20s में थे जब उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। मॉडर्न टाइम के कंटेक्स्ट में अगर समझें तो देखो, जितनी एज में अलेक्जेंडर ने यह सब कर लिया था ना, उतनी एज में आज के समय में लोग बीकॉम बीटेक कर रहे होते हैं, और उतनी एज में उन्होंने दुनिया जीत ली थी। दुनिया जीतनी ली थी कहने का मतलब प्रैक्टिकली दुनिया नहीं जीती थी, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया था। फिर देखो आप आइंस्टाइन का एग्जाम्पल लीजिए। आइंस्टाइन 26 की एज तक तो शादी कर चुके थे, बच्चे हो गए थे, और 26 तक तो उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कवर भी कर लिया था। लेकिन आज के समय में तो आप देखिए, वी आर स्टिल फिगरिंग आउट हमें करना क्या है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है ना, वो कुछ इस तरह का है। 10 + 2 + 4 + 2, 10 मतलब 10वीं तक, फिर उसके बाद 11वीं 12वीं, उसके बाद 4 साल का कोई प्रोफेशनल कोर्स, फॉर एग्जांपल बीटेक, उसके बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब जैसे एमटेक है, या फिर अगर बीए है तो एमए है, बीकॉम है तो एमकॉम है। आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन भी ज़्यादातर लोग करते हैं। अब देखो एक बड़ा क्वेश्चन आता है जो आपने भी ना कभी तो जरूर सोचा होगा। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें ना हम ऐसी सीखते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। जैसे केमिस्ट्री में ना एक रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। वो हमारी जिंदगी में किसी काम का नहीं है, जो हम जॉब करेंगे वहां पे भी किसी काम का नहीं है। लेकिन हमेशा से हमें यह बोला जाता रहा है कि एनालिटिकल थिंकिंग के लिए ये चीजें जानना जरूरी है, इसलिए आपको सिखाया जा रहा है। बट देखो अब ना हमें इस अप्रोच से ना दूर जाना होगा। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, एक आर्गुमेंट देखो ये दिया जाता है, टॉपिक्स जैसे केमिस्ट्री या फिर जो एडवांस्ड मैथ है वो बेशक डायरेक्टली यूजफुल ना हो, बट देखो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, माइंड डेवलप करने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। बट देखो ये जो आर्गुमेंट है ना वो सही नहीं है। स्टूडेंट्स देखो जब अपने एजुकेशन लोन्स या फिर जितना टाइम वो स्पेंड करते हैं ना, उसका अगर वो एनालिसिस करें तो वो ये रियलाइज करते हैं कि बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं ना उनकी प्रोफेशनल लाइफ में किसी काम के नहीं है। जैसे बहुत सारे एमबीए ग्रेजुएट से जब पूछा गया ना, भाई इतना एजुकेशन हासिल करके क्या वो एजुकेशन काम आ पाई, तो वो एमबीए ग्रेजुएट्स ये बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं। अगर इवन 10th के बाद या फिर +2 के बाद किसी को अगर 6 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाए ना, तो वो पर्सन भी वो काम कर लेगा जो हम एमबीए ग्रेजुएट्स कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज, क्यों माइलस्टोन, लाइफ के माइलस्टोन डिले हो रहे हैं? मतलब लाइफ में अब लोग लेट सेटल डाउन क्यों होते हैं, स्टिल फिगरिंग आउट इस स्टेज में बहुत समय तक क्यों रहते हैं? उसका एक रीजन ये भी है, पीयर कंपैरिजन। पहले जब देखो इंटरनेट वगैरह नहीं होता था ना, तो लोग देखो इमीडिएटली अपने आसपास कंपेयर करते थे, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, जानकारों में, कि कौन क्या कर रहा है। तो अगर कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट अपने आस पड़ोस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, तो वो सेटिस्फाई फील करता था। बट अब जब से इंटरनेट वगैरह आया है ना, तो कंपैरिजन सिर्फ पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से नहीं होता, एक ग्लोबल पीयर ग्रुप बन गया है। न्यूज में दूसरों की सक्सेस स्टोरीज स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, तो उनको कभी सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। इसलिए लोग अपने लाइफ माइलस्टोन्स जैसे जॉब, फैमिली, हाउस, बच्चे, ये सब ना डिले करते रहते हैं, क्योंकि ना उनको हमेशा बेटर ऑप्शंस इवेल्युएट करना होता है कि मैं इससे अच्छा क्या कर सकता हूं, इसलिए वो ये सारी चीजें डिले करते हैं। फिर देखो एक रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आज के समय में ना उम्र बढ़ गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। 1800s में ना इंसान उसमें एवरेज के तौर पे 25 साल जीता था। इतने सारे डिजीज थे, इलाज था ही नहीं। जब देश आजाद हुआ
तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 थी, 32, लेकिन आज तो काफ़ी बढ़ गई है, 70 से थोड़ा कम है। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है, बेशक मॉडर्न मेडिसिन ने ना हमारे लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर दिया है, बट प्रोडक्टिव ईयर्स नहीं बढ़े हैं। लास्ट का जो उम्र है ना, लास्ट की उम्र जो है, हम ज़्यादातर सच्चाई तो देखो यही है, हॉस्पिटल्स में बिता देते हैं, व्हील चेयर्स पे बिता देते हैं, दिमाग उतना नहीं चलता। मतलब प्रोडक्टिव ईयर्स नहीं बढ़े हैं कि हम अपने लाइफ के माइलस्टोन्स को डिले करें। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और बताते हैं राइटर, ये अच्छा है। राइटर बोलते हैं देखो पहले ना स्किल्ड लेबर में लोग एक्सेल करते थे, जैसे कपड़ों को बुनना या फिर फार्मिंग। तो होता ये था कि बस पेरेंट्स से वो स्किल सीख ली और बहुत जल्दी स्किल सीख ली, 12 साल की एज में, 13 साल की एज में, तो जल्दी से सीखी, जल्दी से शादी की, जल्दी से सेटल डाउन हो गए। बट आज के समय में ना वाइट कॉलर जॉब्स काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, जो पेरेंट्स ने नहीं की होती लेकिन बच्चों को करनी है। अब देखो होता क्या है, हर एजुकेटेड इंसान को ना वाइट कॉलर जॉब नहीं मिल पाती। आप यूपीएससी एस्पायरेंट्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल लीजिए, सबका तो देखो सिलेक्शन नहीं हो पाता, कड़वी सच्चाई है ये तो। बट देखो इससे ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत क्रिएट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होता है, पहले देखो पुराने समय में माता पिता परिवार फार्मिंग करता है तो बच्चा भी फार्मिंग करना स्टार्ट कर देता था। लेकिन आज के समय में पेरेंट्स अगर फार्मिंग करते हैं लेकिन बच्चे ने एजुकेशन हासिल कर ली, तो फिर वो फार्मिंग नहीं करेगा, फिर वो अपने लिए कोई जॉब ढूंढेगा, अपने लायक कोई वाइट कॉलर जॉब या फिर कोई दूसरी जॉब। लेकिन हमारा ना एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है कि ना एजुकेशन तो बच्चे ने हासिल कर ली, बट प्रैक्टिकली अभी भी वो अनस्किल्ड है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है वो सड़ा हुआ है। इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए वो स्किल हम एजुकेशन में प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को। तो मतलब एजुकेशन हासिल करके भी स्किल नहीं है उस पर्सन में, इसलिए जॉब नहीं लग पाती, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स आप समझ गए ना। जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया ग्लोबल कंपैरिजंस। अब कंपैरिजन ग्लोबली होता है। एक कोई आईटी प्रोफेशनल देखता है लिंक्डइन पे कि मेरा जो पीयर है वो लंदन में सेटल होके 6 फिगर्स में सैलरी कमा रहा है, वो भी पाउंड्स में। तो फिर वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, अपने लाइफ माइलस्टोन को डिले करता है। इसके बाद लॉन्ग एजुकेशन साइकिल्स, जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है ना उसमें प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी पढ़ते रहते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा जल्दी कर सरकार को कर देना चाहिए, टाइम पीरियड घटा देना चाहिए। फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी एक वाइट कॉलर ड्रीम सेल करती है जो प्रैक्टिकल नहीं होती हर इंसान के लिए। समझ गए? तो कुल मिलाकर देखो कंक्लूजन यही है कि मॉडर्न ईरा में ना हमें रीथिंक करना होगा, क्या हमारे सिस्टम, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो या फिर सोसाइटल नॉर्म्स हो, वो यूथ को जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से रोकते हैं। वैसे आप बताइए आपकी क्या राय है इस इशू पे? क्या वास्तव में ये जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया क्या ये सच है? आप अपना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, एक तरफ देखो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरी तरफ ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है और इस टॉपिक का नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कनेक्शन क्या है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो हम ये समझते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट के बीच में कनेक्शन आखिरकार है क्या। देखो हिस्टोरिकली क्या होता था, हिस्टोरिकली ऐसा होता था, इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है ना, इनके बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव रहती थी। मतलब जितनी ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन होगा, उतना ही ज़्यादा एमिशन होगा। क्यों? क्योंकि देखो जब इकोनॉमी ग्रो करती है ना तो नई नई फैक्ट्रीज लगती हैं, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है और उनसे एमिशन होता है, रिसोर्सेज का जो एक्सट्रैक्शन है वो बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों से ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है ना वो बढ़ जाता है। यानी हिस्टोरिकली दोनों के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव थी। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी एमिशन भी ग्रो करेगा। लेकिन ना अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ना सस्टेनेबल ग्रोथ की जो डिमांड है ना वो बढ़ गई है। मतलब इकोनॉमी ग्रो करे लेकिन
इन्वायरमेंट को मिनिमम डैमेज हो। तो अब यहां पे ना एक टर्म मैं आपको बताता हूं, डीकपलिंग। ये देखो जो स्लाइड पे आप देख रहे हो ना, डीकपलिंग। डीकपलिंग का मतलब क्या है? डीकपलिंग का मतलब देखो ये है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंट हार्म के बीच में ना कनेक्शन ब्रेक हो जाए, उसे बोलते हैं हम डीकपलिंग। अब डीकपलिंग भी देखो दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट डीकपलिंग और एक होती है रिलेटिव डीकपलिंग। दोनों को बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूं मैं। एब्सोल्यूट डीकपलिंग क्या होती है, रिलेटिव डीकपलिंग क्या होती है। पहले समझते हैं एब्सोल्यूट डीकपलिंग। एब्सोल्यूट डीकपलिंग में ये होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और एमिशन कम होते हैं। समझ गए? एक तरफ इकोनॉमी ग्रो कर रही है, दूसरी तरफ एमिशन कम हो रहे हैं। एग्जांपल देता हूं, एक कंट्री का जो जीडीपी है ना, वो तो एक्सपेंड हो रहा है, ग्रो हो रहा है, लेकिन उनकी ओवरऑल जो एमिशंस है ना, वो बढ़ने के बजाय डिक्रीज हो रही है। ये देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ना आप कह सकते हो बिल्कुल आइडियल टारगेट है, ऐसा होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट डीकपलिंग, कि एमिशन कम हो इवन तब भी जब इकोनॉमी ग्रो कर रही हो। अब बात करते हैं रिलेटिव डीकपलिंग। रिलेटिव डीकपलिंग क्या होता है? इसमें देखो सिचुएशन ऐसी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ और एमिशन दोनों बढ़ते हैं, लेकिन जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है ना वो ज्यादा होता है और एमिशन का जो ग्रोथ रेट है वो कम होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर जीडीपी देखो 7% की रेट से ग्रो कर रही है ना, तो एमिशन सिर्फ 4% की रेट से बढ़ रहे हैं। तो ये है रिलेटिव डीकपलिंग। एमिशन बढ़ तो रहे हैं लेकिन उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से इकोनॉमी ग्रो कर रही है। एक मैं आपको ना सिंपल एग्जांपल देता हूं। सोचो देखो, एक गाड़ी ना इकोनॉमी है और एमिशन पोल्यूशन। अगर देखो गाड़ी तेज चले यानी जीडीपी ग्रो करे और पोल्यूशन थोड़ा कम हो, तो यह है रिलेटिव डीकपलिंग। मतलब प्रोग्रेस हो रही है लेकिन थोड़ा कम। लेकिन अगर पोल्यूशन बिल्कुल ही बंद हो जाए और गाड़ी तेज चल रही है, तो यह है एब्सोल्यूट डीकपलिंग। यह हमारा आइडियल गोल है, एब्सोल्यूट डीकपलिंग। अब मैं आपको ये दोनों टर्म्स मैंने आपको बता दी। अब इंडिया के संदर्भ में आप थोड़ा समझिए। हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 ये कहता है इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को ना ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से ना डीकपल कर लिया है। डीकपल मतलब रिलेटिव डीकपलिंग की यहां पे बात हो रही है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे 2005 से लेके 2019 के बीच में, या नीचे देखिए 2005 से लेके 2019 के बीच में हमारे देश की एवरेज जो जीडीपी ग्रो करी वो की बाय 7%, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन में एवरेज जो इंक्रीमेंट रहा, एवरेज जो ग्रोथ रेट रही, वो रही सिर्फ 4%। तो ये क्या है? ये रिलेटिव डीकपलिंग है। क्या है? रिलेटिव डीकपलिंग। मतलब हमारे देश की जो जीडीपी है वो ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है, लेकिन एमिशन कंपैरेटिवली स्लो स्पीड से बढ़ रहा है। इसके बाद आर्टिकल में ना 1990 के लेवल से कंपेयर किया जाता है। देखो आपको भी पता है मेजर जो एमिशन होता है ना वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर से होता है। सर्विस सेक्टर से तो इतना एमिशन नहीं होता है। तो 1990 से अभी तक कंपेयर करें ना, हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये देखो 6 गुना एक्सपेंड हो चुके हैं। मतलब इनका साइज हमारे देश में 6 गुना बढ़ चुका है और इनसे होने वाला जो एमिशन है ना वो सिर्फ 3 गुना बढ़ा है। तो ये बताता है कि इकोनॉमी और एमिशन का जो पेस है ना वो अलग हो चुका है। एमिशन अभी भी बढ़ रहा है लेकिन उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से जीडीपी ग्रो हो रही है। अब देखो आपने एक क्वेश्चन पूछोगे, आप पूछोगे सर ये रिलेटिव डीकपलिंग हमारे देश में हो रही है, इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो अक्सर ना एक्सपर्ट्स के बीच में ना एक डिबेट चलती रहती है। एक तरफ पॉइंट दिया जाता है ग्रीन ग्रोथ का। ग्रीन ग्रोथ मतलब ग्रीन ग्रोथ का मॉडल कहता है कि हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का यूज करके इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एमिशंस को कम कर सकते हैं। जैसे देखो रिन्यूएबल एनर्जी को अपना के
हम ग्रो भी कर सकते हैं पैरेलली और एमिशन को भी कम कर सकते हैं। तो ये है ग्रीन ग्रोथ का मॉडल। लेकिन ना कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो थोड़े पैसिमिस्ट हैं। वो कहते हैं जो जड़ है ना, जड़ एमिशन का क्या है, एमिशन का जड़ है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर एमिशन को कम करना है ना तो इकोनॉमी को डी ग्रो करना पड़ेगा, इकोनॉमी की ग्रोथ को लगाम लगाना पड़ेगा। बट देखो डी ग्रोथ के साथ इश्यूज ये हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रो करने की बारी तो अब आई है। डेवलपिंग कंट्रीज ग्रो करेंगी तभी तो वो गरीबी को खत्म करेंगी, तभी तो वो अच्छी लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड कर सकेंगी अपने देश के लोगों को। तो डी ग्रोथ हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं है, हमारे लिए एकमात्र ऑप्शन है ग्रीन ग्रोथ, कि जबरदस्त ढंग से ग्रो करो लेकिन साथ के साथ ऐसी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन अपनाओ कि जबरदस्त ग्रोथ करते हुए भी एमिशन कम हो। मतलब डी ग्रोथ की आवश्यकता नहीं है जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं। इसके बाद लास्ट में देखो एक पॉइंट ये भी आता है कि रिलेटिव डीकपलिंग तो हो गई, अब एब्सोल्यूट डीकपलिंग कैसे लाई जाए, मतलब वो स्टेज कैसे लाई जाए कि इकोनॉमी ग्रो करे और एमिशन कम हो। तो देखो इसके लिए ना, इसके सामने ऐसा अचीव करने के सामने ना चैलेंजेस हैं। जैसे इंडिया के जो एमिशंस है ना अभी पीक पर भी नहीं पहुंचे हैं, अभी तो इंडिया के एमिशन और ज्यादा बढ़ेंगे, पहले तो पीक पे पहुंचेंगे ना फिर कम होना स्टार्ट होंगे। दूसरा चैलेंज ये है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ना एनर्जी कंजप्शन और इंडस्ट्रियल एमिशंस का बढ़ना बिल्कुल नेचुरल है। मतलब इतना जल्दी वो स्टेज इंश्योर करना कि इकोनॉमी ग्रो करे लेकिन एमिशन कम हो आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। मैं आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में वो स्टेप्स बता देता हूं। जैसे देखो सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर दूसरे जो क्लीन एनर्जी के सोर्सेज है ना उनको स्केल अप करना होगा। इसके लिए सरकार की पॉलिसीज भी हैं जैसे नेशनल सोलर मिशन। दूसरे नंबर पे एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स हैं उनको एनर्जी एफिशिएंट बनाना जरूरी है। मतलब कम एनर्जी के इस्तेमाल से ज्यादा आउटपुट निकल सके, ये हमें इंश्योर करना जरूरी है। जैसे गाड़ी माइलेज देती है ना, अब 1 लीटर पेट्रोल में चलती है मान लीजिए 15 किलोमीटर, तो हमें यह इंश्योर करने की जरूरत है कि 15 किलोमीटर के बजाय वो 25 चले, ज्यादा चले। तीसरे नंबर पे पॉलिसी सपोर्ट, सरकार देखो ज्यादा से ज्यादा ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे एमिशन कम हो, एमिशन मिटिगेट हो, मिटिगेशन मतलब कम होना। और दूसरे नंबर पे सरकार सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करे, मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करे जिनसे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। सरकार अभी ऐसा कर रही है, थोड़े बड़े स्केल पे करे, जैसे फेम स्कीम है। फेम स्कीम अभी तो चली गई, सरकार ने इसके बदले में नई स्कीम चला दी थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। बताइए कमेंट बॉक्स में नाम बताइए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए जो स्कीम चलाई थी ना हाल ही में, आप उसका नाम बताइए। या फिर देखो नेशनल बायो एनर्जी मिशन है, ऐसी ऐसी पॉलिसीज सरकार लेकर आए। और चौथे नंबर पर सिंपल है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे देखो कार्बन कैप्चर है, इन सब को हमें अडॉप्ट करना होगा। तो कंक्लूजन देखो यही है, इंडिया ने रिलेटिव डीकपलिंग अचीव कर ली है, बट एब्सोल्यूट डीकपलिंग का जो सफर है ना थोड़ा लंबा है, कॉम्प्लेक्स है, और इसके लिए सरकार को इनफ स्टेप्स लेने होंगे एब्सोल्यूट डीकपलिंग के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो एनवाई टाइम्स का यानी न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है, सीरिया में क्या हो रहा है। बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ हम ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं। सीरिया देखो एक छोटा सा देश, मतलब इतना छोटा भी नहीं, इजराइल, लेबनान, इन देशों के मुकाबले में तो काफी बड़ा। सीरिया में ना पिछले 50 सालों में ना असद फैमिली का रूल था। जैसे देखो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग फैमिली का रूल है ना, पिछले काफी सालों, फिर 75 वर्षों से ज्यादा से कुछ कुछ वैसे ही। हालांकि किम जोंग थोड़े अलग किस्म के डिक्टेटर हैं और असद भी है तो डिक्टेटर ही, लेकिन थोड़े अलग किस्म के। हुआ क्या 2011 में ना, आपको याद होगा 2010-11 में ना अरब स्प्रिंग हुआ था। अरब स्प्रिंग मतलब मिडिल ईस्ट में ना वो देश जहां पे मोनार्की है ना, तो उन देशों में ना जनता सड़कों पे आ गई थी मोनार्की के अगेंस्ट, डेमोक्रेसी के लिए, रिफॉर्म्स के लिए। लीबिया में
गद्दाफी के अगेंस्ट विद्रोह हुआ था, इजिप्ट में भी विद्रोह हुआ था और काफी देशों में विद्रोह हुआ तो उसको दबा दिया गया। तो इसे अरब स्प्रिंग का नाम दिया जाता है कि लोग सड़कों पे आए थे मिडिल ईस्ट में 2010-11 के आसपास डेमोक्रेसी के लिए, राइट्स के लिए, रिफॉर्म्स के लिए। तो सीरिया में भी ऐसा ही हुआ 2011 में। लोगों ने ना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया था, बट देखो उस शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट को ना सरकार ने यानी असद के रूल ने ना पूरी तरह से दबा दिया। बशर अल असद ये देखो 2000 के बाद से ही सीरिया के शासक थे और इससे पहले इनके पेरेंट्स वगैरह वो शासक थे। तो शुरुआत तो इन्होंने बशर अल असद ने एक रिफॉर्मिस्ट की तरह की थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी जनता को रिप्रेस करने लगे। जब लोगों ने पीसफुल तरीके से अपनी आवाज उठाई तो फिर इन्होंने देखो प्रोटेस्टर्स पे बहुत जबरदस्त क्रैकडाउन किया, बहुत से लोग मारे गए। सीरिया में देखो उस समय ना बशर अल असद का रूल खत्म ही होने वाला था क्योंकि यूएस रिबल्स को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन फिर उस समय एंट्री होती है अलग अलग प्लेयर्स की, जैसे रशिया, ईरान का एलाई हिजबुल्लाह जो लेबनान का एक मिलिटेंट ग्रुप है। ये सब प्लेयर्स असद का साथ देने लगे। और दूसरी तरफ कुछ वेस्टर्न देशों ने जैसे यूएस ने इनिशियली कुछ रिबल ग्रुप्स को सपोर्ट किया, इसके अलावा जो कुर्दिश फाइटर्स थे उनको सपोर्ट किया। मैं आपको दिखा देता हूं अभी सीरिया में कौन क्या कंट्रोल कर रहा है। ये देखो सीरिया में अभी सिचुएशन है, जो यहां की कैपिटल है ना दमिश्कस, इस पे ना रिबल्स का कब्जा हो गया है। कौन रिबल्स हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये सारा एरिया जो है ना, ये नीले या फिर लाइट ब्लू में आप देख रहे हो, ये रिबल्स का कब्जा है। और ये डार्क रेड वाला ये कुर्दिश हेल्ड एरिया है। नीचे वाला जो एरिया है यहां पे गवर्नमेंट फोर्सेस का होल्ड है, लेकिन अब ये खत्म हो जाएगा क्योंकि देखो किसी देश की जब कैपिटल पे कब्जा हो जाता है ना तो बहुत मुश्किल होता है फिर उस देश को संभाले रखना, मनोबल डाउन हो जाता है। सीरिया की फोर्सेस जो है, सरकारी फोर्सेस, वो छोड़ छोड़ के भाग रही है। असद ही भाग गए, बशर अल असद वो भाग के रशिया चले गए, तो फिर अब बाकी एरिया पे गवर्नमेंट फोर्सेस का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अभी ये सिचुएशन है। पॉइंट ये था बशर अल असद का रूल जाने वाला था 2012-13 में, लेकिन इन प्लेयर्स की एंट्री हो गई। रशिया, ईरान, इन्होंने असद का साथ दिया, असद का रूल रुक गया। बट देखो सीरिया का इशू ना अलग अलग प्लेयर्स के इन्वॉल्व होने के कारण ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन गया। टर्की भी इन्वॉल्व हो गया, यूएस भी इन्वॉल्व है, रशिया भी इन्वॉल्व है, ईरान भी इन्वॉल्व है, सारे इन्वॉल्व हैं। तो रशिया का ये सीरिया का जो केस था ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। इस्लामिक स्टेट का इमरजेंस हुआ। इस्लामिक स्टेट को दबाने के लिए एक कोऑपरेशन भी देखने को मिला इनडायरेक्टली रशिया और यूएस के बीच में, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट इसी में था कि सीरिया में जो इस्लामिक स्टेट का इमरजेंस हुआ है उसे हराया जाए। तो इनडायरेक्ट जब रशिया ने असद को सपोर्ट करना स्टार्ट किया ना तो यूएस ने कुछ बोला नहीं। यूएस ने सोचा अरे तुम कर लो यार, असद को सपोर्ट कर लो क्योंकि तुम इस्लामिक स्टेट को हरा रहे हो और हम भी यही चाहते हैं कि इस्लामिक स्टेट खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो गई थी यूएस और रशिया के बीच में। तो इनका रूल जो था बच गया असद का। लेकिन देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, असद ना अब सीरिया में ना ऑलमोस्ट मान लीजिए 85 to 90% जनता तो ना सुन्नी मुस्लिम है। और ये जो असद की फैमिली है ना ये अलावाइट है। अलावाइट मतलब सिया इस्लाम का एक सेक्ट है, मतलब माइनॉरिटी है। जनसंख्या बहुत कम है, 10% के आसपास। तो माइनॉरिटी होके ये सुन्नी मुस्लिम्स पे रूल कर रहे थे। लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा थी। इस्लामिक स्टेट भी मेनली सुन्नी मुस्लिम्स का एक मूवमेंट था। तो इस वजह से वैसे भी असद के रूल से ना लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो माइनॉरिटी थे, वो सुन्नी मुस्लिम्स के ऊपर रूल कर रहे थे और उनको पसंद नहीं था। तो इसी वजह से अभी रिबल्स ने जो कब्जा किया ना, लाइटनिंग स्पीड से रिबल्स ने इनकी कैपिटल सिटी दमिश्कस पे कब्जा कर लिया, हमा पे कब्जा कर लिया। वो इसीलिए कब्जा कर लिया क्योंकि जनता से रेसिस्टेंस तो आया ही नहीं। अब देखो हमारे देश में अगर कोई अटैक करता है, चाइना, पाकिस्तान, तो जनता ही खड़ी हो जाएगी भगाने के लिए। जनता से जबरदस्त रेसिस्टेंस आएगा। लेकिन सीरिया में कोई रेसिस्टेंस आया ही नहीं क्योंकि जनता खुद परेशान थी असद के रूल से। वो डिक्टेटर थे, वो जनता की आवाज सुनते ही नहीं थे। और दूसरा देखो एक चीज आप ये समझिए, अभी असद का रूल क्यों खत्म हुआ। पहले तो 2015 के आसपास ना रशिया, ईरान, हिजबुल्लाह इन्होंने बचा लिया था असद के रूल को।
बट अभी आप देखिए, हिजबुल्लाह, बहुत सारे इनके लीडर्स को इजराइल ने मार गिराया है। लेबनान में वार चल रहा था और लेबनान जो हिजबुल्लाह है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ईरान देख लीजिए, ईरान भी अपने कार्ड्स ठीक से प्ले नहीं कर पा रहा है। ईरान के जो मित्र ग्रुप हैं जैसे हमास, हिजबुल्लाह, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ईरान खुद इजराइल के साथ युद्ध स्टार्ट तो नहीं हुआ है लेकिन टेंशंस में उलझा हुआ है। रशिया, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसने असद की हेल्प की थी, जहां पे भागकर असद अभी गए हैं। रशिया ने पहले जेट वगैरह भेजे थे सीरिया में असद की हेल्प करने के लिए, बट बेचारा रशिया अभी खुद फंसा हुआ है, वो पूरी तरह से हेल्प कर ही नहीं पाया असद की। और रिबल्स आगे बढ़ते गए, कोई रोकने वाला था ही नहीं। रिबल्स जब कैपिटल पहुंचे सीरिया में तो गवर्नमेंट फोर्सेस तो छोड़ के भाग गई, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। तो ये सारे फैक्टर्स आप कह सकते हो मेनली जिम्मेदार है जिसकी वजह से इतनी आसानी से सीरिया पर कब्जा हो गया। सीरिया की जो कैपिटल है वो ढह गई इतना आसानी से। इजराइल तो ये क्लेम करने लगा कि हमारी वजह से सीरिया से असद रूल गया है, क्योंकि हमने ही हिजबुल्लाह को कमजोर किया, हमने ही हमास को कमजोर किया, जिसकी वजह से रिबल्स वहां पे अपना कब्जा कर सके और असद को भगा सके। ये बोलना है इजराइल का। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये रिबल्स आखिरकार हैं कौन? यहां पे देखो, हु आर द रिबल्स। देखो रिबल्स, इनके सबसे बड़े कोलिशन का नाम है हयात तहरीर अल शाम, HTS। यहां पर देखो, हयात तहरीर अल शाम मतलब HTS, ये सबसे बड़ा कोलिशन है। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लिबरेशन ऑफ द लेवेंट। ये ग्रुप देखो पहले ना नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था, जो असद की फोर्सेस से लड़ने के लिए बना था। नुसरा फ्रंट क्या था? एक जिहादी ग्रुप जो इनिशियली देखो अलकायदा से जुड़ा था, लेकिन बाद में देखो इन्होंने ना अपने आप को अलकायदा से अलग कर लिया था। समझ गए? पहले तो ये जो नुसरा फ्रंट था ना, ये सब काम करते थे, सुसाइड अटैक्स, इंसर्जेंट वारफेयर, लेकिन ना धीरे धीरे इन्होंने अपने एक्सट्रीमिस्ट एंगल को ना कम कर लिया और HTS नाम से एक नया चेहरा बनाया गया जिसने अब सीरिया की कैपिटल पर कब्जा किया है। मतलब देखो आप यूं कह सकते हो, इन्होंने ना अपनी इमेज चेंज कर ली। इन्होंने अल कायदा से अपने रिश्ते तोड़ने की कोशिश की, ग्लोबल जिहाद से हट के इन्होंने सिर्फ सीरिया पे फोकस किया, इन्होंने लोकल गवर्नेंस पे ध्यान दिया। यार एक आपको बात बताऊं, जैसे है तो ये वही लोग, जैसे तालिबान नहीं आया अफगानिस्तान में तो बाद में बोलने लग गए ये मॉडरेट तालिबान है, तालिबान अब बदल चुका है। ठीक कुछ वैसा ही मान लीजिए। है तो ये वही लोग, पहले एक्सट्रीमिस्ट थे, अब ये बोल रहे हैं कि हमारी इमेज चेंज हो गई है, अब हम लिबरल हैं थोड़ा। समझ गए? कुछ वैसा ही। अगर देखो जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं ये जो रिबल्स ने कब्जा किया है ना, HTS ने कब्जा किया है सीरिया की कैपिटल पे, तो इसमें ना टर्की का एक प्रकार से अप्रूवल है। टर्की की इजाजत के बिना ये हो ही नहीं सकता था। यहां पे देखो, ये जो सीरिया में एरिया है ना, ये ग्रीन कलर का, यहां पे है कुर्द, यहां पे कुर्द्स का कंट्रोल है। कुर्द्स को सपोर्ट किया जाता है US के द्वारा, और कुर्द अपना एक अलग से देश बनाना चाहते हैं, अलग से एथनिक ग्रुप है। और जो ये कुर्द है ना, इन्होंने इस्लामिक स्टेट को हराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। टर्की कुर्द से ना हमेशा परेशान रहता है। वो इसलिए परेशान रहता है क्योंकि टर्की के अंदर ना बहुत सारे कुर्द संगठन ऐसे हैं जो आजादी चाहते हैं टर्की से। तो इस वजह से टर्की जो है इन कुर्दिश ग्रुप्स को ना, जो टर्की के अंदर एक्टिव हैं, उनको दबाना चाहता है। इसीलिए टर्की ना बार बार सीरिया के अंदर जाके कुर्दिश एरिया में भी स्ट्राइक्स करता है, ताकि सीरिया के अंदर जो कुर्द मौजूद है ना, उनको भी कमजोर किया जा सके। बट इन कुर्द्स को कौन सपोर्ट करता है? USA सपोर्ट करता है इन कुर्दिश ग्रुप्स को। आज के समय में देखो सबसे बड़ा डर ये है, ऐसा नहीं है कि अब सीरिया में असद भाग गए तो हाँ भाई डेमोक्रेसी आ जाएगी, चलो इंडिया की तरह इलेक्शन करवाएं, हर 5 साल बाद EVM पे सवाल उठेंगे। नहीं, डर ये है कि सीरिया का जो हाल होगा ना, वही होगा जो लीबिया का हुआ, वही होगा जो इराक का हुआ। पहले स्टेबल शासन था, डिक्टेटरशिप थी इराक में, सद्दाम हुसैन का रूल था, पहले वो डिक्टेटर थे लेकिन स्टेबिलिटी थी। जैसे ही US ने सद्दाम हुसैन को खत्म किया, तब से लेके अभी तक इराक
गर्त में चला गया है, स्टेबिलिटी नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, बहुत उनकी इकोनॉमी वगैरह नष्ट हो गई है। यही हाल लीबिया का हुआ। लीबिया में गद्दाफी तो चले गए जो डिक्टेटर थे, लेकिन उसके बाद लीबिया बर्बादी के रास्ते पे है। कोई ग्रुप लीबिया के किसी एरिया को कंट्रोल कर रहा है, कोई किसी एरिया को कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे बड़ा डर यह है सीरिया में भी बंदरबाग चलेगी, कोई किसी एरिया को कंट्रोल करेगा, कोई किसी एरिया को कंट्रोल करेगा, और यह देश बर्बादी के रास्ते पर चलेगा, टुकड़े हो जाएंगे, बट जाएगा। यह सबसे बड़ा डर आज के समय में है। तो यह पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया कि सीरिया में क्या कुछ चल रहा है, फ्यूचर क्या है। अभी देखो, ट्रंप जब तक आएंगे ना तब तक बहुत समय है। 20 जनवरी को वो शपथ लेंगे ना, तो 1 महीने से ज्यादा का समय है, 40 दिन के आसपास है। 40 दिन में तो क्या पता नहीं क्या हो जाए, सीरिया में कुछ अलग ही हो जाए। मिडिल ईस्ट में 40 दिन बहुत ज्यादा है। मिडिल ईस्ट में तो पल पल में सिचुएशन चेंज होती है। 10 दिन पहले खबर आई थी ये रिबल ग्रुप एक्टिव हो गया है, अब खबर आई कि इन्होंने देश पे ही कब्जा कर लिया है। तो 40 दिन तो बहुत ज्यादा है मिडिल ईस्ट के लिए। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि रशिया ने ना असद रेजीम को सेक्रीफाइस कर दिया यूक्रेन के साथ डील करने के लिए। यूएस ने शर्त रखी थी कि आप सीरिया में असद की हेल्प करना छोड़ दो, हम आपका समझौता करवा देंगे यूक्रेन के साथ, और पुतिन ने ऐसा मान लिया। अब देखो, ये स्पेकुलेशन है, आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। गेमिफाई इंडिया स्किलिंग इनिशिएटिव। सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कुछ डेटा है, जैसे देखो इकोनॉमिक सर्वे में का डेटा कि कितना जॉब जनरेट करने की आवश्यकता है 2030 तक। जैसे देखो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 ने ये बोला हमें ना हर साल 78,50,000 जॉब जनरेट करनी होंगी हर साल नॉन फार्म सेक्टर में 2030 आते आते। देखो सरकार ने ना बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए हैं स्किलिंग के। जैसे मैं आपको बताऊं, स्किल इंडिया मिशन है, सामर्थ उद्योग भारत 4.0 है, या फिर डिजिटल इंडिया मिशन है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट देखो यूथ का एक बड़ा हिस्सा ना इन स्किलिंग प्रोग्राम तक देखो पहुंचता ही नहीं है। और दूसरा देखो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक और फ्यूचर रेडी स्किल्स की कमी है। जो स्किल्स इंडस्ट्री वालों को चाहिए ना, वैसी स्किल्स की कमी है। अब आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आ गया है। आज के समय में इंडस्ट्री में ना एआई, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स और बिग डेटा जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। और एक एस्टिमेट के मुताबिक ना हमारे देश में सिर्फ 1.5% इंजीनियर्स के पास ना नए एज जॉब्स के स्किल्स हैं। और एमएसएमईज में बात करें तो जो लोग काम करते हैं ना, उनमें सिर्फ 60% लोग ऐसे होंगे जिनके पास में ना डिजिटल स्किल्स हैं। तो राइटर ना बहुत अच्छी बात बोलते हैं। राइटर बोलते हैं हमें ना यूथ को स्किल्स देनी है, लेकिन उनके लिए ना गेमिफाइड लर्निंग होनी चाहिए। गेमिफाइड लर्निंग और सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग क्या है, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। गेमिफाइड लर्निंग ये देखो एक ऐसी टेक्निक है जो लर्निंग को ना थोड़ा जॉयफुल और इंटरेक्टिव बनाता है। इसमें ना गेम्स के एलिमेंट्स, जैसे गेम्स में क्या होता है, पॉइंट्स, रिवार्ड्स और लीडर बोर्ड्स, ये गेम में होते हैं ना, तो ये सब एलिमेंट्स स्किल कोर्स में भी यूज किए जाते हैं। ये क्यों इफेक्टिव है? देखो स्किल लेना ना और ज्यादा इंटरेक्टिव और ज्यादा एंजॉयबल हो जाता है। इसकी वजह से जो स्किल लेने वाले लर्नर है ना, वो थोड़े एंगेज्ड रहते हैं। रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन से ना, जैसे गेम में रिवॉर्ड्स मिलते हैं, रिकॉग्निशन मिलता है, बैज मिल जाता है, तो इन सब चीजों के मिलने से ना मोटिवेशन बढ़ता है लर्नर्स का। और इसके बाद है इंस्टेंट फीडबैक। जो ट्रेनीज है ना, जो सीख रहे हैं, उनको तुरंत पता चलता है कि उनकी प्रोग्रेस कैसी है और कहां इंप्रूव करना है। फिर नेक्स्ट है कंपटीशन। लीडर बोर्ड्स और चैलेंजेस के थ्रू ना हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है जो परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। तो पॉइंट समझ गए? पॉइंट ये है कि स्किल ऐसे दो यूथ को कि वो गेम की तरह लगे, उनको मजा आ जाए सीखने में। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक ट्रेनी को ना एक वर्चुअल ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया जाए, उसको बोलो ये टास्क कंप्लीट करने हैं, और जैसे जैसे वो टास्क कंप्लीट करता जाए ना, उसको पॉइंट्स मिलते जाएं, उसको बैजेस मिलते जाएं, और फीडबैक तो मिलेगा ही देखो इन सब चीजों से, लेकिन उसको ना मजा भी आने लगेगा, तो वो अच्छे से पढ़ सकेगा। तो ये है गेमिफाइड लर्निंग। इसके बाद है सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग। सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, इसमें ना
वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाए जाते हैं जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज की कॉपी करते हैं। समझ गए? ट्रेनीज को ना रियल वर्ल्ड सिचुएशन का प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, लेकिन बिना किसी रिस्क के। जैसे इसको मान लीजिए आप मॉक एग्जाम, आप प्रीलिम से पहले मॉक देते हो ना, तो वो क्या है? वो सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग है कि एक्चुअल एग्जाम से पहले आपको वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है सीखने के लिए। तो इंडस्ट्री में जैसा काम करना है बच्चों को, अगर वैसा ही इन्वायरमेंट कॉपी करके बच्चों को दे दिया जाए तो बच्चे ज्यादा अच्छे से सीख सकेंगे। जैसे सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग हम न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट में नहीं डिस्कस करते कि एक्चुअल में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने के बजाय कंप्यूटर पे सिमुलेशन क्रिएट करो और कंप्यूटर पे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग का। एक ट्रेनी है कोई, देखो फैक्ट्री में कैसा इंवायरमेंट रहेगा वो सारा इंवायरमेंट कॉपी करके आपने उस बच्चे को ना, उस लर्नर को वर्चुअली दे दिया, तो वर्चुअली वो अब उस फैक्ट्री वाले इंवायरमेंट में काम करेगा। अब वहां पे देखो वर्चुअली वो गलती करेगा, सीखेगा, लेकिन गलती करने की ना कीमत नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअल में वो सब नहीं हो रहा है, वो सब कंप्यूटर पे हो रहा है, सिमुलेशन हो रहा है। समझ गए? तो इससे ना बिना किसी टेंशन के उस बच्चे की ना लर्नर की डिसीजन मेकिंग स्किल्स उन सब का टेस्ट हो जाता है। अब ना ग्लोबल एग्जांपल से सीखिए, जैसे सिंगापुर और जर्मनी है। सिंगापुर में ना एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग सिस्टम में ना गेमिफाइड लर्निंग का इंटीग्रेशन हो चुका है, और जर्मनी में भी सिमुलेशन बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग वहां के वर्कफोर्स को रियल वर्ल्ड रेडी बनाते हैं, और ये मॉडल्स ना काफी सक्सेसफुल रहे हैं। इंडिया में अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें, इंडिया में देखो कई सारे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे स्वयं है या फिर स्किल इंडिया डिजिटल हब है। ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये देखो गेमिफाइड लर्निंग और सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। जैसे स्वयं पे देखो आप 4000 प्लस कोर्सेज हैं, 40 मिलियन लर्नर्स हैं। तो सक्सेसफुल कोर्स कंप्लीशन का ना 93% इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस में है, जो टेक्निकल लर्निंग के लिए ना डिमांड दिखाता है। तो इन पे ये ट्राई किया जा सकता है। फिर राइटर लास्ट में 2 पॉइंट और भी बोलते हैं। कस्टमाइजेशन, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को ना इंडस्ट्री स्पेसिफिक गैप्स के अकॉर्डिंग ना कस्टमाइज किया जा सकता है। मतलब जैसी इंडस्ट्री में स्किल रिक्वायर्ड है उसी के हिसाब से कोर्स को मॉड्यूलेट किया जा सकता है, गेमिफाई करने के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हिसाब से। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। स्टूडेंट्स को ना रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप के थ्रू इंडस्ट्री एक्सपोजर दिया जा सकता है, जो उन्हें जॉब रेडी बनाएगा, और ये देखो हायरिंग प्रोसेस को भी ना काफी ज्यादा इजी बना देगा। बट ये चीजें हमें यूज करनी चाहिए, यूज हो नहीं रही हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कि किस प्रकार से गेमिफाइड और सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग से लर्नर्स की ना एंगेजमेंट इंक्रीज की जा सकती है, लर्निंग आउटकम इंक्रीज की जा सकती है, वो ज्यादा जॉब रेडी होंगे, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आज फिर लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। हमने लाइफ के माइलस्टोन्स को डिले करने वाला आर्टिकल डिस्कस किया था। इसमें हमने मेनली ना 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि आज के समय में लोग फिगर आउट ही क्यों करते रहते हैं 35 की एज के आसपास, 40 की एज के आसपास। पहला है ग्लोबल पीयर कंपैरिजन। लोग ना, इंटरनेट का जमाना आ गया, लोगों से ना कंपेयर करते हैं कि वो तो इतना कमा रहा है, मुझे भी ये करना चाहिए, वो सारी चीजें। फिर देखो दूसरा हमने ये भी डिस्कस किया था, लाइफ स्पैन इंक्रीज हुआ है, तो लोगों को लगता है अभी बहुत साल पड़े हैं जीने के, तो अभी तो फिगर आउट कर लेते हैं, अभी हम ज्यादा जिएंगे, पहले लोग कम जिया करते थे। फिर नेक्स्ट ये है, आजकल ना ज्यादा लोग वाइट कॉलर जॉब्स के पीछे भागते हैं। एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, डिले हो जाता है बहुत ज्यादा, और बहुत सारी चीजें एजुकेशन सिस्टम में ऐसी हैं जो किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं, तो इस वजह से काफी डिले हो जाता है जॉब करने में, सेटल डाउन होने में। फिर ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, अब ये तो अभी डिस्कस किया, गेमिफिकेशन और सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग का क्या फायदा होते हैं। गेमिफाई मतलब जैसे रिवॉर्ड देना, रिकॉग्निशन देना, जैसे ये जो सारी चीजें गेम में होती हैं। फायदे ये होंगे, ज्यादा एम्प्लॉयबल होंगे लर्नर्स, मतलब इंडस्ट्री रेडी होंगे, जॉब रेडी होंगे, बिना रियल कंसिक्वेंसेस के वो सीख सकेंगे। जर्मनी और सिंगापुर में ये मॉडल्स अपनाए जा रहे हैं, इंडिया में भी अपनाने की आवश्यकता है। इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बेटर समझ होती है स्टूडेंट्स को। और हमारे देश में स्वयं, स्किल इंडिया डिजिटल हब, यहां पे ये चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, इंडस्ट्री रेडी हो सकती है, और
कोलैबोरेशन चाहिए इंडस्ट्रीज के साथ, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हिसाब से चीज़ें कस्टमाइज की जा सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर हमने ये डीकपलिंग वाले आर्टिकल्स भी डिस्कस किए थे, रिलेटिव डीकपलिंग और एब्सोल्यूट डीकपलिंग। हमारे देश में ना रिलेटिव डीकपलिंग आ गया है, मतलब कि अब हमारे देश की इकोनॉमी ज़्यादा रेट से ग्रो कर रही है, एमिशन कम रेट से, तो ग्रीन ग्रोथ के रास्ते पे इंडिया को चलने की आवश्यकता है, ना कि डी ग्रोथ। इंडिया के लिए ग्रीन ग्रोथ इसलिए जरूरी है क्योंकि गरीबी हटाना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन ये है, 200 इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से संबंधित है, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।